नमस्कार। आज हम बिहार के एक ऐसे काफ़ी चर्चित और संवेदनशील मामले की तहों में उतर रहे हैं। एक ऐसा मामला जो 2 दशक से ज़्यादा हो गए, लेकिन पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। और आप देखिए, रह के सियासी गलियारों में गूंज उठता है। बिल्कुल। हाल में ही इसका जिक्र फिर से हुआ, जब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल पूछते हुए इसी पुराने मामले का हवाला दे दिया। हाँ, मैंने भी सुना था। हम बात कर रहे हैं 1999 के शिल्पी जैन और गौतम सिंह मौत मामले की। एक ऐसी घटना थी वो जिसने उस वक्त बिहार की सियासत और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया था। सही बात है, बहुत सनसनी फैली थी। हमारे पास इस मामले से जुड़े कई स्रोत हैं। पुरानी अखबारों की रिपोर्ट्स हैं, जांच से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं और बाद के जो विश्लेषण हुए हैं वो भी हैं। तो इनके आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था, जांच किन दिशाओं में गई और क्यों उस पर इतने सवाल उठे, और क्या वजह है कि भाई 25 साल बाद भी ये मामला एक अनसुलझी पहेली की तरह हमारे सामने आ जाता है। हाँ, चलिए इस जटिल कहानी के परत दर परत पहलुओं को थोड़ा खंगालते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि सिर्फ 2 युवाओं की दुखद मौत की कहानी ही नहीं है। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये मामला उस दौर की जो व्यवस्था थी, जो राजनीतिक रसूख का कथित दुरुपयोग था, और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली, इन सब पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आधिकारिक तौर पे इसे भले ही आत्महत्या कह दिया गया हो, लेकिन जो परिस्थितियां थीं और जो सबूत मिले, उनके कई ऐसे पहलू हैं जो इस नतीजे पर संदेह पैदा करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा घटना पर आते हैं। हुआ क्या था? तारीख थी 3 जुलाई 1999। जी। जगह थी पटना का पॉश इलाका फ्रेजर रोड, और वहां एक सरकारी क्वार्टर नंबर 12। क्वार्टर नंबर 12। और ये उस समय आरजेडी के काफी प्रभावशाली विधायक और लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव, उनको आवंटित था। अच्छा, साधु यादव का क्वार्टर। जी। इसी क्वार्टर के परिसर में एक गैराज था। उसके अंदर एक सफेद मारुति 800 कार खड़ी थी और उसी कार में 2 युवाओं के शव मिले, 24 साल की शिल्पी जैन और 26 साल के गौतम सिंह। हाँ, और जानकारी ये थी कि दोनों अर्धनग्न अवस्था में थे और गैराज अंदर से बंद बताया गया। अंदर से बंद, ये भी एक पेच है। खैर, शिल्पी जैन जो थी वो पटना के एक जाने माने व्यवसायी कमला स्टोर्स वाले उज्जवल कुमार जैन उनकी बेटी थी। पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी और 1997 में मिस पटना भी रह चुकी थी। जी हाँ, काफी चर्चित थी शहर में। और गौतम सिंह? गौतम सिंह लंदन में प्रैक्टिस कर रहे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बीएन सिंह, उनके बेटे थे, और वो खुद भी आरजेडी की जो युवा इकाई होती है उससे जुड़े हुए थे। अच्छा। और जो जानकारी उपलब्ध है वो यही बताती है कि शिल्पी और गौतम दोनों 2 जुलाई की शाम से ही लापता थे। एक दिन पहले से। हाँ, और उनके बीच प्रेम संबंध होने की बात भी कही जाती है। लेकिन 3 जुलाई की सुबह उनकी लाशें इस तरह से एक बंद गैराज में मिलना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया था उसी वक्त। यहीं से मामला उलझना शुरू होता है ना? बिल्कुल, यहीं से मामला बेहद पेचीदा और विवादास्पद होना शुरू हो जाता है। पुलिस की जो शुरुआती जांच थी, उस पर इतने गंभीर सवाल उठे जिसने शायद पूरे मामले की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे? सबसे पहला सवाल क्या था? पहला और सबसे अहम सवाल घटनास्थल की सुरक्षा, क्राइम सीन प्रिजर्वेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, स्रोतों के मुताबिक पुलिस के पहुंचने के बस कुछ ही देर बाद विधायक साधु यादव के समर्थक वो भी भारी संख्या में वहां जमा हो गए और काफी हंगामा हुआ। ओहो। अब ऐसे माहौल में आप सोचिए, क्राइम सीन को सुरक्षित रखना, सबूतों को जस का तस बनाए रखना, वो लगभग नामुमकिन हो गया था। फोरेंसिक जांच का जो पहला सिद्धांत है वो वहीं पर टूटता हुआ दिखा। और वो कार वाली बात, वो तो और भी हैरान करने वाली थी। हाँ, वो शायद शुरुआती जांच की सबसे बड़ी कह सकते हैं चूक थी। जिस मारुति कार में शव मिले थे उसको फोरेंसिक जांच के लिए बड़ी सावधानी से टोकर के ले जाना चाहिए था, या किसी फ्लैट बेड ट्रक पर लादकर। हाँ बिल्कुल। उसकी बजाय गांधी मैदान पुलिस स्टेशन का एक मुंशी वो खुद उसे ड्राइव करके ले गया। क्या कह रहे हैं? खुद चला कर? जी हाँ, खुद ड्राइव करके पुलिस स्टेशन तक। अविश्वसनीय। इसका मतलब तो फिर स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब, दरवाजे के हैंडल, इन सब जगहों से उंगलियों के निशान, ये कोई और बायोलॉजिकल सबूत? हाँ, वो मिलने की संभावना लगभग शून्य हो गई। सब खत्म। बिल्कुल। ये तो फोरेंसिक प्रक्रिया का क्या कहते हैं खुला उल्लंघन था। इसने जांच की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। और इतना ही नहीं, शायद पुलिस ने शुरुआती तौर पर ही इसे आत्महत्या का मामला बता दिया था।
बिना विसरा रिपोर्ट के। हाँ, यही तो बात है। बिना विसरा रिपोर्ट का इंतजार किए इसे आत्महत्या का मामला बताना शुरू कर दिया। बाद में जब जहर खाने का शक जताया गया, तब तक काफी कंफ्यूजन, काफी भ्रम फैल चुका था। जांच की दिशा में ये जो शुरुआती डावाडोल स्थिति थी, वो बताती है कि शायद या तो मामले को किसी खास दिशा में मोड़ने की कोशिश थी, या फिर ये घोर लापरवाही थी। और एक और बेहद असंवेदनशील और प्रक्रिया के हिसाब से गलत कदम उठाया गया। गौतम सिंह के परिवार की सहमति या उनकी मौजूदगी के बिना ही उनके शव का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या परिवार के आने से पहले? वो तो लंदन में थी शायद। हाँ, परिवार लंदन से पटना पहुंचता उससे पहले ही ये कर दिया गया। ये न केवल मानवीय रूप से बहुत गलत था, बल्कि इससे दोबारा पोस्टमार्टम या किसी और जांच की कोई संभावना बची ही नहीं, वो भी खत्म हो गई। और वो बंद गैराज वाली पहेली कि अगर गैराज अंदर से बंद था तो पुलिस को अंदर शव होने की सूचना मिली कैसे, किसने दी? ये सवाल आज तक इसका कोई साफ जवाब नहीं है। आधिकारिक तौर पर कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि पुलिस को सूचना का स्रोत क्या था। गैराज अंदर से लॉक था, चाबी भी गायब बताई गई। तो फिर पुलिस ने दरवाजा कैसे खोला, या उन्हें अंदर शव होने का पता कैसे चला? और अगर किसी ने सूचना दी भी थी तो वो कौन था? और ये भी एक रहस्य ही रहा कि विधायक के समर्थक इतनी जल्दी लगभग पुलिस के साथ ही घटनास्थल पर कैसे पहुंच गए? क्या उन्हें पहले से कुछ अंदाजा था? ये सारे पहलू जब मिलते हैं तो शुरुआती जांच बहुत ही संदिग्ध लगने लगती है। ये सब सुनकर तो वाकई ऐसा लग रहा है जैसे जांच शुरू होने से पहले खत्म हो गई थी। जाहिर है इस पर प्रतिक्रिया तो हुई होगी, परिवार चुप नहीं बैठा होगा। हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने कहा, परिवार चुप नहीं बैठा। घटना के करीब 6 दिन बाद 8 जुलाई 1999 को शिल्पी जैन के पिता उज्जवल कुमार जैन और उनके परिवार ने मीडिया के सामने आए वो लोग, और उन्होंने पुलिस की जो आत्महत्या वाली थ्योरी थी उसे सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, और उन्होंने मामले में राजनीतिक साजिश और रसूखदार लोगों के शामिल होने का सीधा आरोप लगाया। सीधा आरोप? हाँ, और क्योंकि साधु यादव का नाम इसमें प्रमुखता से आ रहा था तो मामला तुरंत राजनीतिक रंग पकड़ गया। बिहार विधानसभा में भी इस पर जोरदार हंगामा हुआ। हाँ, होना ही था। विपक्षी दलों ने सरकार पर मामले को दबाने और रसूखदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया। सड़क पर भी छात्र संगठन थे, नागरिक समाज के लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। चौतरफा दबाव बन रहा था सरकार पर। और देखिए, उस समय बिहार की जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी, उसमें इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले में अगर सत्ताधारी दल से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद वैसे ही कम हो जाती थी। सही बात है। और पुलिस की शुरुआती जांच में जो इतनी गंभीर चूकें हुई थी, उन्होंने शक को और गहरा कर दिया था। तो इसी बढ़ते दबाव के चलते शायद सरकार को मामला सीबीआई को देना पड़ा। जी, इसी बढ़ते सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव की वजह से, और शायद अपनी साख बचाने के लिए भी, तत्कालीन राज्य सरकार ने आखिरकार ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। 13 जुलाई 1999 को इसकी अधिसूचना जारी हो गई। तो लोगों में एक उम्मीद जगी होगी कि चलो अब सीबीआई आ गई है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, शायद अब सच सामने आएगा। हाँ, उम्मीद तो जगी थी। सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला और फिर केस से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगालना शुरू किया। उन्होंने घटनास्थल का फिर से मुआयना किया, गवाहों के बयान लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिल्पी जैन के शव के पोस्टमार्टम के दौरान जो जैविक नमूने लिए गए थे, वजाइनल स्वॉब्स, उनको डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजा। हैदराबाद की लैब में? CDFT? जी हाँ, वही प्रतिष्ठित सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, CDFT। और उस डीएनए जांच के नतीजे क्या रहे? क्योंकि मुझे याद है यहीं से मामला और भी ज्यादा सनसनीखेज हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद से जो डीएनए रिपोर्ट आई उसने तो जैसे पूरे मामले में भूचाल ला दिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोतों के अनुसार उस रिपोर्ट से जो संकेत मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे, डराने वाले थे। क्या था रिपोर्ट में? रिपोर्ट ने कथित तौर पर इस बात की पुष्टि की कि मृत्यु से पहले शिल्पी के साथ 1 से ज्यादा व्यक्तियों ने यौन हमला किया था, संभवतः सामूहिक बलात्कार। उनके शरीर से जो सीमन के सैंपल मिले उनमें 1 से ज्यादा पुरुषों का डीएनए पाया गया था। सामूहिक बलात्कार, ये तो आत्महत्या की थ्योरी से बिल्कुल ही उलट बात हो गई। हाँ। अगर ये रिपोर्ट सही थी तब तो ये साफ साफ हत्या का मामला लग रहा था। निश्चित रूप से ये जो फाइंडिंग थी, ये सीबीआई जांच के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती थी। इसने आत्महत्या की कहानी को लगभग पूरी तरह से खारिज कर दिया था और हत्या की तरफ सीधा इशारा कर रही थी। इसके बाद तो जांच का फोकस उन लोगों की पहचान पर होना चाहिए था जिनका डीएनए शिल्पी के शरीर से मिला था। हाँ। और यहीं पर जांच एक और, कह सकते हैं, विवादास्पद मोड़ पर पहुंचती है। जानकारी के मुताबिक
सीबीआई ने जांच के दौरान शक के दायरे में आए कुछ लोगों के डीएनए सैंपल मांगे ताकि उनका मिलान शिल्पी के शरीर से मिले नमूनों से किया जा सके। अच्छा। और इनमें वो तत्कालीन विधायक साधु यादव भी शामिल थे जिनके सरकारी आवास के गैराज में ये सब हुआ था। तो क्या उन्होंने सैंपल दिया साधु यादव ने? नहीं, सूत्रों के अनुसार साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। जी। उस समय शायद कानून इतने सख्त नहीं थे कि किसी को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर किया जा सके, खासकर तब तक जब तक कि उसे औपचारिक रूप से आरोपी न बना दिया गया हो। लेकिन आप सोचिए, एक इतना हाई प्रोफाइल मामला जहां उन्हीं के क्वार्टर में शव मिले हैं, बलात्कार के इतने गंभीर सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें डीएनए सैंपल देने से इनकार करना, इसने शक को और ज्यादा गहरा कर दिया। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब एक तरफ सीबीआई के पास वो डीएनए रिपोर्ट है जो गैंग रेप की तरफ इशारा कर रही है, दूसरी तरफ मुख्य संदिग्ध व्यक्ति जिनके क्वार्टर में सब हुआ, वो जांच में सहयोग करने से, मतलब सैंपल देने से मना कर रहा है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, है तो। श्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि सीबीआई ने फिर क्या किया? मतलब इस गतिरोध से निपटने के लिए क्या कानूनी तौर पर सैंपल लेने का कोई रास्ता नहीं था या उन्होंने कोशिश नहीं की? ये एक जरूरी सवाल है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से सीबीआई ने सीधे तौर पर सैंपल लेने के लिए कोई कानूनी बाध्यता का रास्ता शायद नहीं अपनाया, या वो अपना नहीं सकी। हो सकता है कि उस वक्त के कानूनी ढांचे में इसकी गुंजाइश कम रही हो, या फिर एजेंसी ने इसे आगे बढ़ाना जरूरी न समझा हो। हाँ। कारण जो भी रहा हो, नतीजा ये हुआ कि डीएनए का मिलान नहीं हो सका और उन हमलावरों की पहचान एक रहस्य ही बनी रह गई जिनका डीएनए शिल्पी के शरीर से मिला था। तो फिर इन सब के बावजूद सीबीआई अपने अंतिम निष्कर्ष पर कैसे पहुंची? जांच तो काफी लंबी चली, शायद 4 साल के करीब। हाँ, जांच काफी लंबी चली और आखिर में दिसंबर 2003 में, यानी घटना के लगभग 4.5 साल बाद, सीबीआई ने पटना में जो सीबीआई की विशेष अदालत है वहां अपनी अंतिम रिपोर्ट, जिसे क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, वो दाखिल की। और निष्कर्ष क्या था सीबीआई का इतनी जांच के बाद? यही सबसे चौंकाने वाली बात थी। सीबीआई भी अंततः उसी निष्कर्ष पर पहुंची जिस पर शुरुआत में पटना पुलिस पहुंची थी, आत्महत्या। आत्महत्या। जी। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि उन्हें हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और शिल्पी तथा गौतम ने आत्महत्या की थी। उन्होंने ये भी कहा कि वे बलात्कार के आरोपों की पुष्टि नहीं कर सके या किसी आरोपी की पहचान नहीं कर सके। लेकिन डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? इतने गंभीर संकेत थे उसमें। क्या सीबीआई ने उसे नजरअंदाज कर दिया या उसकी कोई और ही व्याख्या कर दी? ये तो समझ से बाहर है। क्लोजर रिपोर्ट की जो सटीक बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में तो सीमित ही हैं, लेकिन मोटे तौर पर सीबीआई का तर्क शायद ये रहा कि भले ही यौन गतिविधि हुई हो, लेकिन मौत का कारण सीधे तौर पर हत्या साबित नहीं हो पा रहा है। अच्छा। शायद उनका मानना था कि जहर खाने, जैसा कि विसराई रिपोर्ट में बाद में संकेत मिला था, और यौन हमले के बीच सीधा संबंध स्थापित करना मुश्किल था, या उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन ये निष्कर्ष, खासकर उस डीएनए रिपोर्ट की रोशनी में, शुरू से ही बेहद विवादास्पद रहा है। जाहिर सी बात है, शिल्पी के परिवार ने तो इसे कभी स्वीकार नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। शिल्पी जैन के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन की दायर की और आरोप लगाया कि सीबीआई ने राजनीतिक दबाव में आकर मामले को रफा दफा कर दिया है और सच्चाई को दबा दिया है। उनका आज भी यही मानना है, दृढ़ विश्वास है कि उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या की गई थी, और वे लगातार इस मामले की नई सिरे से जांच की मांग करते रहे हैं। पिछले कई सालों में उन्होंने कई बार अलग अलग मंचों पर अपनी आवाज उठाई है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो स्थिति यह है कि सरकारी फाइलों में शिल्पी गौतम मामला आत्महत्या के रूप में बंद है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने मान लिया था। बंद है, लेकिन सवाल तो वहीं के वहीं है। बिल्कुल, जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, घटनास्थल से छेड़छाड़, शुरुआती जांच में गंभीर गलतियां, बिना परिवार की सहमति के अंतिम संस्कार कर देना, वो बंद गराज की अनसुलझी पहेली, हैदराबाद लैब की डीएनए रिपोर्ट के वो चौंकाने वाले संकेत, और फिर मुख्य संदिग्ध का डीएनए सैंपल देने से इनकार। हाँ। ये सारे पहलू मिलकर इतने गहरे शक पैदा करते हैं कि पीड़ित परिवार और समाज का एक बड़ा वर्ग इसे आज भी हत्या ही मानता है, और उनके लिए न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। और शायद कुछ साल पहले उनके भाई के साथ भी कुछ हुआ था, अपहरण की खबर आई थी। हाँ, वो भी एक घटना हुई थी जिसने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। 2018 में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन, उनका कथित तौर पर पटना में उनके घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था। हालांकि कुछ घंटों बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटना ने पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया और कई तरह की अटकलें लगने लगीं कि क्या इसका पुराने मामले से कोई संबंध है। जाहिर है।
इसलिए ये समझना जरूरी है कि शिल्पी गौतम मामला बिहार के लिए सिर्फ एक पुराना क्राइम केस नहीं रह गया है, ये एक तरह का प्रतीक बन गया है इस बात का कि कैसे राजनीतिक रसूख जांच की दिशा को मोड़ सकता है, कैसे पुलिस की शुरुआती लापरवाही न्याय के रास्ते में बाधा बन सकती है, और कैसे कभी-कभी फॉरेंसिक सबूत भी इतने पुख्ता होने के बावजूद निर्णायक सजा तक पहुंचाने में नाकाफी साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब व्यवस्था में उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति या क्षमता की कमी हो। यही वजह है कि जब भी बिहार की राजनीति में सत्ता, प्रभाव और न्याय के बीच टकराव का कोई जिक्र आता है, या कोई नेता जैसे हाल में प्रशांत किशोर ने किया इसका जिक्र करता है, तो ये 25 साल पुराना मामला फिर से लोगों के जहन में ताज़ा हो जाता है। इसके जो अनसुलझे पहलू हैं वो आज भी एक टीस की तरह मौजूद हैं। तो अगर हम शिल्पी गौतम मामले का सार निकालने की कोशिश करें तो हमारे स्रोतों के आधार पर तस्वीर क्या दिखती है? एक तरफ है आधिकारिक निष्कर्ष, सीबीआई ने बंद कर दिया, कहा आत्महत्या है। जी। दूसरी तरफ है अनगिनत सवाल जिनका जवाब नहीं मिला, जांच प्रक्रिया पर गंभीर संदेह, फॉरेंसिक रिपोर्ट के वो परेशान करने वाले संकेत जो बलात्कार और हत्या की ओर साफ इशारा करते दिखते हैं। एक परिवार का 2.5 दशक से न्याय का इंतजार और उनका ये अडिग दावा कि ये हत्या थी। बिल्कुल। ये उन जटिल और कह सकते हैं धुंधले मामलों में से एक है जहां सच क्या है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे तथ्यों की कई परतें हैं और शायद कुछ परतों को जानबूझकर दबा दिया गया या अनदेखा कर दिया गया, खासकर तब जब सत्ता और प्रभाव के कथित खेल की छाया इस मामले पर मंडरा रही हो। सही कहा आपने। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो फॉरेंसिक संकेत हैं, वो एक कहानी कहते हैं, और जो आधिकारिक निष्कर्ष है वो बिल्कुल दूसरी कहानी कहता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब किसी मामले में आधिकारिक जांच के नतीजे और जो परिस्थितियां जन्य साक्ष्य हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट के संकेत हैं, या पीड़ित पक्ष की जो दलीलें हैं वो इतने साफ तौर पर एक दूसरे के विपरीत हों, तो सच्चाई तक पहुंचने का विश्वसनीय रास्ता आखिर क्या हो सकता है? व्यवस्था पर जो भरोसे का संकट है वो यहीं से और गहराता है। और क्या ऐसे मामलों में जहां इतने सारे संदेह हों, इतने सारे अनसुलझे सवाल हों, क्या कभी वास्तविक क्लोजर, मतलब एक ऐसा समाधान जिससे सभी पक्षों को, खासकर पीड़ितों को, एक तरह की शांति और संतुष्टि मिल सके, क्या वो कभी संभव भी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ इस मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी न्याय प्रणाली और समाज के लिए सोचने लायक है।